अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जनरल एक ओवरऑल टेक्सटाइल का हमने व्यू लिया था। पाकिस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से कहाँ पे खड़ी हुई है, इन टर्म ऑफ कॉटन प्रोडक्शन हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ लाए कर रहे हैं। उसके अलावा स्पिनिंग हमने पढ़ी थी। स्पिनिंग से रिलेटेड मैं एक वीडियो का लिंक भी आपको शेयर कर चुका हूँ, आप लोग उसको देखो। उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा हमने स्पिनिंग पढ़ी थी। स्पिनिंग के साथ हमने यान काउंट पढ़ा था, उसमें डायरेक्ट सिस्टम पढ़ा था, इनडायरेक्ट सिस्टम पढ़ा था, सारे फ्लो चार्ट्स देखे थे हमने। रिंग स्पिनिंग देखी थी, रिंग स्पिनिंग के फ्लो चार्ट्स देखे थे। कार्डेड का फ्लो चार्ट अलग देखा, डिस्कस किया था। कॉम्ट का अलग डिस्कस किया था। इसी तरह फिर हमने रोटर का डिस्कस किया था और डिफरेंस देखे थे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वीविंग कि फाइनली हम यान प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब यान से हम वीविंग के आ रहे हैं। वीविंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम कपड़ा बनाते हैं। तो हमने यान बना लिया था। अब हम देखेंगे कि हमारा कपड़ा, हमारा क्लॉथ किस तरीके से प्रोड्यूस होता है टेक्सटाइल के अंदर। अगर हम प्रोसेस फ्लो देखें वीविंग का, तो वीविंग में सबसे पहले वार्पिंग हो रही होती है। वार्पिंग के बाद साइजिंग हो रही होती है। साइजिंग के बाद ड्राइंग हो रही होती है। ड्राइंग के बाद वीविंग हो रही होती है। तो आगे हम इन सबको फर्दर डिटेल में देखेंगे। तो इन जनरल मैं बताता हूँ कि हम लोग अब वाइंडिंग हमने पढ़ा था लास्ट, हमारा वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग में हमें यान का फाइनल पैकेज मिलता है। तो वो जो हमें कोन्स मिलती हैं वो जाती हैं वार्पिंग में। वार्पिंग से हम बनाते हैं बीम। फिर वो बीम जाती है साइजिंग में। वहाँ पे साइज होता है, जो हमने पढ़ा था कि साइज हम किस लिए करते हैं, ताकि वीविंग में स्ट्रेंथ मिल सके यार्न को। तो साइजिंग होती है। साइजिंग के बाद ड्राइंग होती है। ड्राइंग में बेसिकली हम वीवर बीम प्रिपेयर करने के बाद उसमें ड्राइंग कर रहे होते हैं। उसमें हिडल फ्रेम, हिडल्स, रीड वगैरह सब तैयारी कर रहे होते हैं। और उसके बाद फाइनली हम वीविंग करते हैं, जहाँ पे हमारा क्लॉथ प्रोड्यूस होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम वार्पिंग से। इन टेक्सटाइल सेक्टर, वीविंग इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। तो जो हमारी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो पहला स्टेप है वो होती है वार्पिंग। वीविंग हमारा फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेप है, जिससे हम फैब्रिक बनाते हैं। और उसके प्रोसेस में सबसे पहले जो हो रही होती है वो वार्पिंग हो रही होती है। वार्पिंग इज डिफाइंड एज द पैरेलल वाइंडिंग ऑफ वार्प यार्न और वार्प एंड्स फ्रॉम कोन वाइंडिंग पैकेजेस ऑन टू अ वार्प बीम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा कपड़ा बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक वार्प होती है, एक वेफ्ट होती है। जो बीम के ऊपर पैरेलल एंड्स हम बाउंड कराते हैं ना, जो हमने मशीन के ऊपर भी एक बड़ी सी बीम देखी थी, वो वार्प बीम होती है। तो वार्प हमें सबसे पहले बीम बनानी है। बीम बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमने क्रील्स में अपनी कोन्स को लगाना है। अपनी कोन्स को क्रील्स में लगाने के बाद हमने उसे पैरेलल वाउंड कराना है बीम के अंदर। जैसे आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये देखें सारे नंबर ऑफ पैरेलल यार्न हैं, वार्प हैं, जो कि वाउंड हो रहे हैं इस बीम के अंदर। अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, वार्पिंग शुड बी डन बाय यूजिंग रिक्वायर्ड क्वालिटी ऑफ यार्न पैकेजेस। जिस क्वालिटी का या जिस काउंट का हमें यार्न बनाना है, तो उसी हिसाब से, उसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम अपना यार्न चूज करेंगे और उसके बाद हम वार्पिंग कर देंगे और अपनी वार्पिंग बीम तैयार करेंगे। ये देखें इस तरह की क्रिलिंग्स होती हैं। ये क्रील्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल क्रील है ऊपर वाली, नीचे वाली वी क्रील है। अलग अलग इनके डिज़ाइन होते हैं। अब ये देखें, जो ऊपर वाली इमेज है, ये हमने यहाँ पे क्रील्स प्लेस की हुई है। उसके बाद देखें ये पैरेलल एंड यहाँ से अनबाउंड होके और उधर बीम के ऊपर ये वाउंड हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम वीव करते हैं, कपड़ा वीविंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हम दो तरह के यार्न्स की बात करेंगे, एक वार्प यार्न की, एक वेफ्ट यार्न की। जो हमारा बीम के ऊपर यार्न होता है, जो हमारा पैरेलल वाइंडिंग हो रही होती है, उसे हम वार्प कहते हैं।
तो बॉबिन्स फ्रॉम द यार्न मैन्युफैक्चरिंग, बॉबिन हमारी रिंग से बॉबिन बनी, बॉबिन बनने के बाद वो नीचे कोन्स में आ गई, जो वाइंडिंग ने कोन प्रोड्यूस करी। अब कोन से हम वार्प भी बना रहे होंगे, मतलब वार्प की तैयारी कर रहे होंगे हम वार्पिंग के थ्रू, और वेफ्ट जो कि हम इंसर्ट कराते हैं उसकी अलग प्रिपरेशन हो रही होगी। वार्प बीम प्रोड्यूस बाय वार्पिंग, वार्पिंग हमने देखा क्या होती है, वहाँ से हम वार्प बीम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वार्प बीम प्रोड्यूस करने के बाद हम साइज कर रहे होते हैं, और साइज करने के बाद हम वीवर बीम, यानी कि जो वीविंग मशीन के अंदर बड़ी सी बीम लगती है वो प्रोड्यूस करते हैं। और जबकि वेफ्ट में क्या होता है, पर्न प्रोड्यूस बाय पर्न वाइंडिंग, वार्प एंड वेफ्ट वोवन टुगेदर ऑन लूम। तो इसके बाद हम एक पर्न के अंदर वेफ्ट को भी वाउंड कर देते हैं। हमारी डायरेक्ट जो वाइंडिंग की कोन होती है वो भी हम एज अ यूज कर सकते हैं। हमने वार्पिंग कर ली, वार्पिंग करने के बाद हमने क्या किया, वार्पिंग बीम हमने तैयार कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइजिंग करेंगे। जैसे हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे कि हम साइजिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें यार्न को स्ट्रेंथ देनी होती है, क्योंकि वीविंग मशीन्स के अंदर सारे जो यार्न्स हैं वो पैरेलल हैं, और वो आपस में भी उनकी एब्रेजन होती है, और मशीन के एलिमेंट्स से भी उनकी एब्रेजन होती है। तो मशीन एलिमेंट्स और उनकी पैरेलल अब्रेजन से बचने के लिए, उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम साइजिंग करते हैं, ताकि यार्न में स्ट्रेंथ आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी यही है, वीविंग प्रोसेस रिक्वायर द वार्प यार्न टू बी स्ट्रॉन्ग, स्मूथ एंड इलास्टिक और एक्सटेंसिबल टू अ सर्टेन डिग्री, कि वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाए, स्मूथ भी हो जाए, इलास्टिक भी हो जाए एक सर्टेन डिग्री तक। अब प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ अ पॉलीमेरिक फिल्म फॉर्मिंग एजेंट, जिसे हम साइज मटेरियल कहते हैं, अप्लाइड टू द वार्प शीट, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइजिंग। इसमें क्या कहता है, हम एक कोटिंग इसके ऊपर चला रहे हैं जो कि पॉलीमेरिक फिल्म की है, जिसे हम साइजिंग कहते हैं, वो हम यार्न के ऊपर चढ़ा देते हैं उस कोटिंग को, और इस प्रोसेस को हम साइजिंग कहते हैं। साइजिंग इंक्रीजेस प्रोडक्शन बाय रिड्यूसिंग वार्प एंड ब्रेकेजेस, जो हमारे वार्प के एंड के जो ब्रेकेजेस हो रहे होते हैं मशीन की टेंशन की वजह से या आपस की रगड़ की वजह से, वो इससे रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूस होने से क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स कि अब तो हमें पता है कि साइजिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई हमने उसकी स्ट्रेंथ बनानी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव साइजिंग से अचीव हो रहे होते हैं। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द यार्न बाय 10 to 20%, जो यार्न की स्ट्रेंथ होती है वो 10 to 20% हम इंक्रीज करते हैं साइजिंग के थ्रू। टू रिड्यूस द हेरीनेस ऑफ द यार्न, अब यार्न हेरीनेस क्या होती है वो आगे इमेजेस हैं, वो आपको देखेंगे तो वो समझ आ जाएगी। हेरीनेस बेसिकली हल्का हल्का सा हेयर टाइप मटेरियल, अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो हमें हेयर्स नज़र आएंगे यार्न के ऊपर, वो हेरीनेस कह लें, रुआं कह लें, उसको रिड्यूस करता है। टू इंक्रीज द abrasion resistance of the yarn against other yarns and various weaving machine elements, अब अब्रेजन, अब यार्न पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ वार्पिंग के अंदर, अब वो आपस में भी उनमें अब्रेजन हो रही है, मशीन के एलिमेंट्स के साथ भी उनकी अब्रेजन हो रही है, तो उस रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। वो जो पॉलीमेरिक फिल्म हम उसके अंदर लगा रहे हैं, या जो हम कोटिंग कर रहे हैं, या साइज मटेरियल कर रहे हैं, वो साइज मटेरियल क्या कर रहा है, उसकी एब्रेजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके ब्रेकेजेस कम हो रहे हैं। टू रिड्यूस द फ्लब एंड फ्लाई, अब यार्न का जो रुआं वगैरह उड़ता है, अब वो उस पॉलीमेरिक फर्म की वजह से वो उड़ना भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ्लाई का जो इशू होता है, फ्लाई यार्न अक्सर एक वीविंग का फॉल्ट है, कि अक्सर आप अब घर की चादरों पर भी देखोगे कि प्लेन चादर में अक्सर आपको छोटे छोटे यार्न रंग बिरंगी कभी नज़र आ जाते हैं, तो वो जो फ्लाई का इशू होता है वो भी इससे काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। The ultimate goal of sizing is to reduce warp breakages during weaving, तो अल्टीमेट गोल क्या है कि जो हमारा वार्प के जो ब्रेकेजेस हैं उसको रिड्यूस किया जाए। अब ये देखें, जो पहली इमेज है ये हमारा यार्न है, यार्न के ऊपर आपको ये हैरीनेस नज़र आ रही है, इस तरह की है। अब इस तरह के यार्न के ऊपर जब हम एक कोटिंग अप्लाई कर देंगे तो देखें लास्ट इमेज देखें, ये इस तरह की
हो जाएगा ये, मतलब इसमें हेरीनेस भी कम हो गई। इसको जो लास्ट वाली इमेज है इसके अंदर कोटिंग हो चुकी है, ऊपर हेरीनेस वाला यार्न है, यहाँ पे इसकी कोटिंग हो गई, साइज मटेरियल हो गया। तो साइज होने के बाद जो इसकी अपीयरेंस होती है वो इस तरह की होती है। ये पिक्चर्स के अंदर क्लियर है। पिक्चर 1 जो आपको दिखा रहा है यार्न वो विदाउट साइज मटेरियल है, और पिक्चर 3 जो है वो विद साइज मटेरियल है, कि इसकी अपीयरेंस में किस तरीके से फर्क आता है। अब देखें, ये वो तो एक एनिमेटेड पिक्चर थी, ये रियल पिक्चर है। कि द पिक्चर ऑन द राइट साइड की जो पिक्चर है, शो द अपीयरेंस ऑफ अ प्रॉपरली साइड स्पन यार्न यूज एज वार्प इन वीविंग प्रोसेस। कि जिस यार्न को, ये जो राइट वाली इमेज है ये प्रॉपर वार्प यार्न है जो कि साइज होने के बाद है, और जो इसकी लेफ्ट वाली जो इमेज है वो विदाउट साइज मटेरियल अप्लाई हुआ है। देखिए आपको हेरीनेस भी यहाँ पे नज़र आ रही है लेफ़्ट वाली इमेज के अंदर, सही है। और लेफ़्ट जो राइट वाली इमेज है ये प्रॉपर साइज हुआ है, इसके अंदर हेरीनेस भी कम हो गई। द प्रोट्रूडिंग हेयर्स आर बाउंड टू द यार्न बॉडी विद अ थिन कोटिंग ऑफ एडहेसिव। अब ये थिन कोटिंग ऑफ एडहेसिव की वजह से जो इसके ये हेरीनेस थी या प्रोट्रूडिंग फाइबर्स जो थे ये यहाँ पे बाउंड हो गए। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, द प्रोट्रूडिंग हेयर्स आर बाउंड टू द यार्न बॉडी विद अ थिन कोटिंग ऑफ एडहेसिव मटेरियल अप्लाइड टू द यार्न इन द साइजिंग प्रोसेस। साइजिंग प्रोसेस के अंदर हम इसके अंदर एक एडहेसिव मटेरियल इसमें कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी हेरीनेस कम हो जाती है और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10 से 20% इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब साइजिंग मशीन या साइजिंग के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमने जो वार्पिंग से बीम्स बनाई वो हमने साइजिंग मशीन के अंदर पुट कर देते हैं क्रील्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अनवाइंड हो रहे हैं। क्रील क्या कर रहा है, उन वार्पिंग बीम्स को खोल रहा है, अनवाइंड कर रहा है। अनवाइंड करने के बाद ये कहाँ जा रहा है, साइज बॉक्सेस में जा रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, साइजिंग जोन है, वो साइजिंग मटीरियल उन यार्न्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अप्लाई होने के बाद वो कहाँ जा रहा है, वो ड्राइंग सिलेंडर्स में जा रहा है। ड्राइंग सिलेंडर्स क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है साइज मटेरियल है, वेट है, वो वहाँ पे जाके ड्राइंग सिलेंडर्स उसे ड्राई कर रहे हैं। ड्राई होने के बाद वो लीड्स रॉड्स पे जा रहा है। लीड्स रॉड्स क्या कर रही है, फिर वो यार्न्स को स्प्लिट कर रही है, स्प्लिटिंग जोन कहलाता है। और उसके बाद हेड स्टॉक में क्या है, वीवर बीम्स हमारी लगी हुई है, वहाँ पे दूसरी तरफ वो वाउंड हो रहा है। तो ये फंक्शंस हैं साइजिंग मशीन के। साइजिंग मशीन में सबसे पहले हमारा क्या, क्रील में क्या हमने वो वार्पिंग बीम्स या वो जो साइज हुई हुई बीम्स हैं हमने वो साइज तो हम करने जा रहे हैं, जो हमारी वार्प हुई हुई बीम्स हैं हमने पुट कर दी। वहाँ से वो अनबाउंड हुई, अनबाउंड होने के बाद वो साइजिंग जोन में गई, वहाँ पे साइज अप्लाई हुआ। साइज अप्लाई होने के बाद वो ड्राइंग सिलेंडर्स में गई, वहाँ पे वो ड्राइंग सिलेंडर्स ने ड्राई किया। उसके बाद वो स्प्लिटिंग जोन में चले गई, जहाँ पे वो इंडिविजुअल स्प्लिट हुई, और उसके बाद वो हेड स्टॉक के अंदर दोबारा वाउंड हो गए, जिसे हम वीवर बीम भी कहते हैं। अब देखेंगे इस तरह की इसकी होती है। अब देखें ये हमारी वार्प बीम्स लगी हुई हैं, ये सारी क्रील्स के ऊपर लगी हुई हैं। यहाँ पे ये अनबाउंड हो रही हैं। अनबाउंड होने के बाद ये इधर देखें साइज बॉक्स में आ गई, जहाँ पे साइजिंग जोन लिखा हुआ है। अभी सारा मटेरियल यहाँ पे साइज हुआ, साइज होने के बाद ये सिलेंडर्स में चले गया। अब यहाँ ड्राइंग सिलेंडर्स हैं, ये इस तरीके से आएगा, ये सारे ड्राइंग सिलेंडर से होता हुआ फिर ये चले जाएगा ड्राइंग जोन में। ड्राइंग जोन में सिलेंडर्स लगे हुए हैं, वो उसे ड्राई कर देगा। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग जोन में आई, ये हर यार्न अलग अलग स्प्लिट हुआ। उसके बाद हेड स्टॉक पे ये वीवर बीम के ऊपर दोबारा वाउंड हो गया। तो ये सारी वही पॉइंट्स हैं जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे, कि सबसे पहले हमारा क्रील जोन आया, वहाँ पे अनबाउंड हुआ, अनबाउंड होने के बाद वो साइज बॉक्स में चले गया, वहाँ पे साइजिंग अप्लाई हुई, साइजिंग अप्लाई होने के बाद वो ड्राइंग में चले गया, वहाँ पे वो मटेरियल जो है हमारा यार्न जो है वो ड्राई हुआ। ड्राई होने के बाद वो हमारा स्प्लिटिंग जोन में चले गया। स्प्लिटिंग जोन में क्या, जैसे नाम है स्प्लिट, एक एक यार्न अलग अलग स्प्लिट हो रहा है। उसके बाद हेड स्टॉक वाले पोर्शन में जा रहा है, जहाँ पे वो बीम के ऊपर, जिसे हम वीवर बीम कह रहे हैं, वहाँ पे वो दोबारा वाउंड हो रहा है। अब ये देखें इस तरह की मशीन होती है साइजिंग मशीन। जो आपको सबसे पहले जो आप, अगर हम राइट से स्टार्ट करें, देखें ये हमारी क्रील्स हैं,
ये क्रील्स के ऊपर हमारी वार्पिंग बीम्स लगी हुई हैं। यहाँ से ये अनबाउंड होना शुरू हुई। अनबाउंड होने के बाद ये साइज बॉक्स में आ गए। जो जहाँ ये बंदा खड़ा हुआ है इधर, इससे पहले हमारा ये साइज बॉक्स है। यहाँ पे साइज अप्लाई होगा। साइज अप्लाई होने के बाद ये हमारा ये सिलेंडर्स में आ गया। यहाँ पे ड्राइंग हो रही है। ये हीटेड सिलेंडर्स हैं, इसको यार्न को ड्राई कर रहा है। ड्राई करने के बाद ये यहाँ पे स्प्लिटिंग जोन में आ गया। ये हर यार्न अलग अलग स्प्लिट होके यहाँ पे हेड स्टॉक के ऊपर दोबारा ये वीवर बीम के ऊपर बाउंड हो रहा है। उसके बाद ड्राइंग प्रोसेस होता है। ड्राइंग प्रोसेस में बेसिकली हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपनी बीम को मशीन में लगाने के लिए। इट इज़ द प्रोसेस दैट कनेक्ट साइजिंग एंड वीविंग। ये वो प्रोसेस है जो कि कनेक्ट करता है साइजिंग को और वीविंग को। ड्राइंग इज़ द एंटरिंग ऑफ yarns फ्रॉम अ न्यू वार्प इनटू द वीविंग एलिमेंट्स ऑफ अ वीविंग मशीन। अच्छा, वीविंग मशीन के कुछ एलिमेंट्स के अंदर हम बीम को अपनी एंटर कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे ड्रॉप वायर्स हो गए या हिडल्स हो गए या रीड्स हो गई। ये ड्रॉप वायर हिडल्स वगैरह को हम एक एक यार्न को हमें इनके अंदर पुट करना पड़ता है। इसके लिए ट्रेंड वर्कर्स होते हैं। अच्छा, इन जो हिडल फ्रेम्स हो गए या ये ड्रॉप वायर्स हो गए, इनका काम क्या होता है कि अगर ये ड्रॉप वायर, जैसे नाम से पता चल रहा है ड्रॉप वायर, एक एक यार्न के अंदर एक ड्रॉप वायर होता है। अगर यार्न ब्रेक होता है तो ड्रॉप वायर नीचे गिरता है। उसके गिरने से वो मशीन ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, पता होता है, मशीन सेंस करती है और मशीन को स्टॉप कर देती है। तो ये सारा प्रोसेस हम ड्राइंग इन में कर रहे होते हैं। जब भी हम स्टाइल चेंज करते हैं, कोई नया स्टाइल करते हैं, तो हम ये सारा प्रोसेस दोबारा करते हैं कि हम हर एक एक यार्न को हम उसको हिडल फ्रेम में डाल रहे होते हैं, उसकी हिडल आई में डाल रहे होते हैं, रीड के अंदर डाल रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। द इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ दिस प्रोसेस आर लीजिंग, ड्राइंग, ड्रॉपर पिनिंग एंड टाइंग। अच्छा, हम ड्राइंग इन के अंदर हम क्या क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? हम लीजिंग कर रहे होते हैं, हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, हम ड्रॉपर पिनिंग कर रहे होते हैं और हम टाइंग कर रहे होते हैं। जो हमने सारे ऑपरेशंस पढ़े वो क्या है? वो ये वाले ऑपरेशंस हैं। ये हमारी बीम आ गई। बीम के बाद हमने इसे ड्रॉपर में डाला, ये हीडल में डाला। देखें, हर एक एक यार्न इसमें जाएगा। अब इसके ऊपर नंबर ऑफ 100 नंबर ऑफ यार्न्स होते हैं, 100 नंबर ऑफ एंड्स होते हैं। तो हर एंड अलग अलग इन सब के अंदर जाएगा। ये अगर ड्रॉपर है, अगर एक भी ये वाला यार्न टूटेगा तो ड्रॉपर नीचे जाएगा, मशीन को रोक देगा। इसी तरह हिडल है, ये हर एक एक यार्न एक एक उसमें से पास होगा। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये ड्राइंग इन कहलाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वीविंग मैकेनिज्म्स की कि वीविंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं। अब वीविंग मैकेनिज्म्स में क्या कर रहे हैं? द कन्वर्जन ऑफ वार्प शीट इनटू फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग विद वेफ्ट yarn requires the basic operations to be carried out on loom in a specific order. It involves primary motion, secondary motion and stop motions. अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन बेसिकली वार्प यार्न है। और ये जो ब्लू लाइन जा रही है ये वेफ्ट यार्न है। ये बेसिकली इंटरलेसमेंट हो रही है। अब वो इंटरलेसमेंट किसके थ्रू हो रही होती है? वो इन मोशंस के थ्रू हो रही होती है। प्राइमरी मोशन क्या होता है, सेकेंडरी मोशन क्या होता है, स्टॉप मोशन क्या होता है। सही है। तो मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि वीविंग के अंदर हमारी इंटरलेसमेंट हो रही होती है, वार्प और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट। जो हमारी बीम के अंदर यार्न है वो हमारा वार्प यार्न है, और जो हम हॉरिजॉन्टली इंसर्ट कर रहे होते हैं वो हमारा वेफ्ट यार्न होता है। तो वार्प और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट से हमारा फैब्रिक या क्लॉथ प्रोड्यूस हो रहा होता है। और ये जो प्रोड्यूस होने के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो तीन मोशन इस पूरे प्रोसेस को फुलफिल कर रहे होते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा स्टॉप मोशंस। द प्राइमरी लूम मोशंस इंक्लूड द फॉलोइंग 3 ऑपरेशंस। अच्छा, प्राइमरी मोशन के अंदर हमारे 3 ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। नंबर 1 शेडिंग, नंबर 2 पिकिंग, नंबर 3 बीटअप। अब शेडिंग में क्या हो रहा होता है? द सेपरेशन ऑफ वार्प शीट इनटू 2 लेयर्स टू फॉर्म अ टनल नोन एज अ शेड। अच्छा, शेडिंग के अंदर जो हमारी रीड्स, हमने बताया था ना कि ड्राइंग इनके अंदर हम रीड के अंदर
जो हिडन फ्रेम्स होते हैं एक एक यार्न उसके अंदर डालते हैं। तो ये क्या करता है, अब फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करो कि हमने जो वार्प शीट है ना उसकी जो हमने रीड्स बनाई या रीड्स में डाली, फॉर एग्जांपल सपोज वो 100 रीड्स हैं, तो हम 50 ऊपर कर दें, इमेजिन करें 50 ऊपर जा रही हैं 50 नीचे जा रही हैं, यानी ये 50 अप 50 डाउन। तो क्या होगा, आप देखो एक रेक्टेंगल या डायमंड शेप की एक टनल बन जाएगी। तो प्राइमरी मोशन का क्या काम होता है कि ये एक टनल बना देता है, सेपरेशन ऑफ वार्प शीट इनटू 2 लेयर्स फॉर्म अ टनल नोन एज शेड। तो वो शेड आधे ऊपर जाते हैं आधे नीचे जाते हैं, और हर किसी के अंदर एक एक यार्न है, तो वो एक डायमंड टाइप की एक शेप बन जाती है। उसके ये हमारा शेडिंग का ऑपरेशन होता है। पिकिंग क्या होता है, इंसर्ट ऑफ वेब यार्न अक्रॉस द वार्प शीट विद थ्रूआउट द शेड। अब हमारी एक टनल बन गई है, उस टनल के अंदर हम इंसर्ट कराएंगे अपना वेफ्ट यार्न। तो ये हमारी पिकिंग होती है कि हमारा इंसर्ट हुआ है, हमने वेफ्ट को इंसर्ट कराया। फिर बीटअप होता है कि पुशिंग द न्यूली इंसर्टेड लेंथ ऑफ वेफ्ट टू द फेल ऑफ क्लॉथ। उसके बाद एक बीटअप, बीटअप हम किसको कहते हैं, मारने को, कि हमने वो यान उसके अंदर इंसर्ट हो गया, इंसर्ट करने के बाद हमने उसे बीट कर दिया आगे फेल ऑफ क्लॉथ। तो जो हमारा कपड़ा आगे बना हुआ है हम उसको वहां पे हमने उसको बीट कर दिया। अब जब इंटरलेसमेंट दोबारा कैसे होती है कि हमारा फिर शेडिंग होगी, शेडिंग के बाद जो अब की दफ़ा जो नीचे शेड गया था वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर गया था वो नीचे जाएगा, तो दोबारा हमारा एक डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरीके से साइमल्टेनियसली शेड ऊपर नीचे उतर रहते हैं, एक दफ़ा ऊपर होगा और एक दफ़ा नीचे होगा। These operations occur in a sequence and their precise timing in relation to one another is of extreme importance. तो ये इनकी जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो शेडिंग, पिकिंग, बीटअप प्राइमरी मोशंस हैं। शेडिंग में क्या होगा, हमारा आधे शेड्स ऊपर जाएंगे आधे नीचे जाएंगे। जब ऐसा होगा तो हमारा डायमंड टाइप का एक टनल बन जाएगी, उसके बाद वेफ्ट उसमें इंसर्ट होगा, उसके बाद हम बीटअप ऑपरेशन करा देंगे। अब नेक्स्ट वाली साइकिल में क्या होगा, जो टनल वैसे ही हमारी टनल बनेगी, लेकिन जो शेड हमारा ऊपर गया था अब वो नीचे जाएगा, और जो नीचे गया था वो ऊपर जाएगा। तो दोबारा उसी तरह का एक शेप क्रिएट हो जाएगा, और उस शेप क्रिएट होने की वजह से हम दोबारा उसमें वेफ्ट इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद फिर बीटअप हो जाएगा। अब ये देखें शेडिंग, देखें ये दो यहाँ पे फ्रेम है। अच्छा, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट कि हमें कौन सी वीव बनानी है। जैसे अगर हम प्लेन वीव की बात करें तो 1 बाय 1 की वीव होती है, तो उसमें 2 फ्रेम चल जाते हैं। तो देखें एक ये फ्रेम है, एक ये फ्रेम है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो आप देखें ये डायमंड टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक टनल बन रही है। इस टनल के अंदर ये देखें ये शटल जो है, आप सेकंड वाली में देखें ये शटल, पहली वाली इमेज के अंदर आपको शटल बाहर नज़र आ रही है, दूसरी वाली इमेज के अंदर क्या है, ये शटल बीच में से जा रही है। ये क्या हो रहा है, वेफ्ट इंसर्ट हो रहा है। सही है। अब सी में क्या हुआ, ये पूरा वेफ्ट इंसर्ट हुआ और उसके बाद यहाँ से एक बीटअप हो गया, और ये इस तरीके से फेल ऑफ क्लॉथ के अंदर आ गया। अब जब दोबारा ये साइकिल रिपीट होगी तो ये जो फ्रेम नीचे गया था फर्स्ट इमेज में देखें ये ऊपर चले आएगा, और ये जो ऊपर गया था ये नीचे चले आएगा। तो दोबारा एग्जैक्टली इसी तरह की शेप बन जाएगी। तो दोबारा फिर इसके अंदर वेफ्ट इंसर्ट होगा, वेफ्ट इंसर्ट होने के बाद दोबारा इसमें बीटअप हो जाएगा। तो जो हमारे अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मोशन की। द सेकेंडरी मोशन फैसिलिटेट द वीविंग ऑफ अ फैब्रिक इन अ कंटिन्यूस वे। इसके अंदर हमारे 2 मोशंस होते हैं, एक लेट ऑफ होता है और एक टेकअप होता है। लेट ऑफ में क्या होता है, this motion provides warp sheet to the weaving area of the required thread under constant tension by unwinding it from weaver beams। अच्छा, हमने मशीन के अंदर बीम लगाई है, ये वाला मोशन क्या करता है कि ये कांस्टेंट रेट और पूरी यूनिफॉर्म टेंशन के साथ ये वीवर बीम से उसको अनवाउंड करता हुआ मैकेनिज्म में लेके जाता है, जहाँ पे हमारी शेडिंग, पिकिंग, बीटअप हो रही है। इसका काम यह है। और बीटअप का, टेकअप का क्या काम है, दिस मोशन ड्रॉस फैब्रिक फ्रॉम द वीविंग एरिया टू अ यूनिफॉर्म रेट टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड पिक स्पेसिंग एंड वाइंड इट ऑन टू अ रोलर। अच्छा, लेट ऑफ में क्या हो रहा है कि ये कॉन्स्टेंटली वहाँ से अनबाउंड कर रहा है, अनबाउंड करके उसे वीविंग एरिया तक लेके जा रहा है। वीविंग एरिया में हमारे प्राइमरी जो फंक्शंस वो परफॉर्म हो रहे हैं, और टेकअप में क्या हो रहा है, वीविंग के बाद इसे जो कपड़ा है हमारा रोल का, ये
वीविंग मैकेनिज्म से उसे कॉन्स्टेंटली वाउंड करा रहा है उस रोलर के ऊपर जहाँ पे हमारा फैब्रिक वाउंड हो रहा है। तो लेट ऑफ क्या कर रहा है, बीम को अनवाउंड करना शुरू कर रहा है और उसे कॉन्स्टेंटली लेके जा रहा है हमारा वीविंग मैकेनिज्म तक। फिर जो टेकअप है, टेकअप में क्या हो रहा है कि अब वीविंग हो गई, बीटअप हो गया, बीटिंग के बाद कांस्टेंट रेट से ये उसे वाउंड करा रहा है हमारा कहाँ पे, रोलर के ऊपर। फिर हम बात करेंगे स्टॉप मोशंस की। These motions are used in the interest of quality and productivity, stopping the loom immediately in case of some problem. तो stop motions जैसे हमने बोला था, वो हिडल फ्रेम देखी थी, आई देखी थी कि ड्रॉप वायर देखे थे कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, धागा टूटेगा, ड्रॉप वायर नीचे जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सेंस करके उसे रोक देगा। तो इसी तरीके से वार्प की भी स्टॉप मोशन होती है और वेफ्ट की भी स्टॉप मोशन होती है। वो हिडल फ्रेम या आई के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आई, तार टूटा, तो वार्प वाला स्टॉप मोशन उसे सेंस करके मशीन रोक देगा। इसी तरीके से जो डिवाइस हमें वेफ्ट में इंसर्ट करा रही है, वेफ्ट अगर इंसर्ट नहीं हुआ या प्रॉब्लम हुई तो वो वहां पे उसे सेंस करेगा और मशीन ब्रेक कर देगा। तो वार्प में भी प्रॉब्लम आ सकती है, वेफ्ट में भी आ सकती है। द वार्प स्टॉप मोशन विल स्टॉप द लूम इन केस एनी वार्प ब्रेक्स, अवॉइडिंग एक्सेसिव डैमेज टू द वार्प थ्रेड्स। वार्प के अंदर प्रॉब्लम आई तो वार्प स्टॉप मोशन उसे स्टॉप कर देगा। सिमिलरली वेफ्ट स्टॉप मोशन विल कम इनटू एक्शन इन द एब्सेंस ऑफ वेफ्ट एंड स्टॉप द लूम। अगर हमारा वेफ्ट इंसर्ट नहीं हुआ, वेफ्ट के अंदर प्रॉब्लम आई, तो हमारी मशीन वेफ्ट स्टॉप मोशन वहां पे उसे स्टॉप कर देगा। अच्छा, हम बात करेंगे पिकिंग मैकेनिज्म। पिकिंग मैकेनिज्म ये है वेफ्ट से रिलेटेड। हमारी जो वेफ्ट इंसर्ट हो रही होती है ना, वो कितने कितने तरीकों से इंसर्ट होती है। तो पिकिंग इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ वेफ्ट यार्न थ्रू द शेड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द वार्प शीट। जो हमारी इंसर्शन होती है वेफ्ट की पूरी वार्प की विड्थ के अंदर, तो ये वो मैकेनिज्म है। और इसको हम जो क्लासिफाई करते हैं वो दो तरह से करते हैं, एक शटल और दूसरा शटल लेस। तो पहले हम बात करते हैं शटल की। सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक जो हमारी खाडी होती है, अगर आपने नाम सुना होगा खड्डी की मशीन, या जो हमारी सबसे पहली या ओल्डेस्ट टेक्निक जो मशीन है, शटल मशीन ओल्डेस्ट टेक्निक है वेफ्ट इंसर्शन की लूम के ऊपर। द पिकिंग मीडिया इज अ वुडन शटल दैट ट्रेवर्स बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द लूम। बेसिकली शटल हमारी क्या है, एक लकड़ी की शटल होती है जो कि बैक एंड फ्रॉथ कहते हैं, जो मशीन के विद में टू एंड फ्रो मोशन जो कहते हैं ना, एक ही मोशन वेफ्ट लेके आएगा, वेफ्ट लेके जाएगा, इस जो मोशन है इसको हम टू एंड फ्रोथ मोशन कहते हैं। अब पर्न और कोइल, इसे आप वो कह लो कि जिसके अंदर यार्न वाउंड कहते हैं, हम उसे पर्न कह रहे हैं। हैविंग यार्न वाउंड ऑन इट प्लेस इनसाइड द शटल, हम क्या करते हैं, एक पर्न है या कोइल है, उसके अंदर हम यार्न को, वेफ्ट यार्न को हम वाउंड कर देते हैं और फिर हम उसे शटल के अंदर कर देते हैं। एज द शटल मूव्स अक्रॉस, उसके जैसी शटल हमारी मशीन के अंदर जाती है, वो जब वो हमारा शेडिंग हो रही होती है, टनल बनती है, जो हमारी शटल जैसी मशीन के अंदर होती है, तो हमारी पर्न अनवाउंड होना शुरू होती है और इस तरीके से हमारी जो वेफ्ट है उसकी इंसर्शन होती है। A picking stick on each side of the loom helps to accelerate the shuttle by striking it. तो मशीन के दोनों तरफ हमारी क्या लगी होती है, हमारी एक पिकिंग स्ट्रिक लगी होती है। इसका काम क्या होता है, ये शटल को हिट करती है तो शटल मूव करती है। जब शटल मूव कर रही है मशीन के अंदर, तो वो जो पर्न है वो अनबाउंड हो रही है। तो इसी तरीके से दूसरा एंड पर पहुंचेगी, फिर वहां पे उसे दोबारा वो हिट करेगी तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगी। द शटल पिकिंग टेक प्लेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द लूम। तो जो शटल पिकिंग है ये लूम के दोनों साइड से हो रही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं शटल लेस की। अच्छा, शटल लेस में फिर बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं। अलग अलग मशीन के अपने अलग अलग पिकिंग के जो हैं वो मैकेनिज्म्स हैं। अब शटल लेस में जो पहला है वो प्रोजेक्टाइल है। अब आप ये अगर इमेज में देख रहे हैं तो ये जो एक मेटल की चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये प्रोजेक्टाइल है जो कि वेफ्ट को लेके जा रहा है इस टनल के अंदर। आप ये देखें, ये हिडल फ्रेम्स आप सोए में डाउन सोए में एक टनल सी बनी हुई है। आप इस टनल के अंदर ये प्रोजेक्टाइल मूव करेगा और वेफ्ट को इंसर्ट कराएगा। दिस मशीन यूज अ स्मॉल मेटालिक प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग विद ग्रिपर टू थ्रू द वेफ्ट यार्न अक्रॉस द लूम विद। तो यहाँ पे शटल की जगह क्या यूज हो रहा है, प्रोजेक्टाइल पिकिंग है, तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल यूज हो रहा है विद ग्रिपर, जो कि यार्न को ग्रिप करके पूरी वार्प की जो विद है उसके अक्रॉस उसको इंसर्ट कराता है।
द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर propulsion of projectile into the shed is provided by twist in the torsion rod। अच्छा, वहां पे क्या था, पिकिंग स्पेक थी जो कि हिट कर रही थी प्रोजेक्टाइल को। यहाँ पे टॉर्जन रॉड है जो कि जिसकी टॉर्जन रॉड की वजह से हमारा क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है। इट हैड लोअर पावर कंजम्पशन, इसकी पावर कंजम्पशन लो है। यहाँ पे हमारी वर्सटैलिटी ऑफ यार्न है एंड अ हायर वेफ्ट इंसर्शन रेट। अच्छा, हमारा वेफ्ट इंसर्शन रेट भी यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है तो इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शटल पिकिंग सिस्टम। अब इसके अंदर हमारा सेकंड आता है रपियर पिकिंग। प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्टाइल इंसर्शन करा रहा था, रपियर के अंदर हमारे रपियर हमारी इंसर्शन कराएगा। द पिकिंग सिस्टम यूजेस अ रिजिड और फ्लेक्सिबल एलिमेंट कॉल्ड रपियर फॉर द इंसर्शन ऑफ वेफ्ट यार्न अक्रॉस द शेड। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक फ्लेक्सिबल एलिमेंट जिसे हम रपियर कह रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वेफ्ट इंसर्शन की। देयर आर टू मेजर वेरिएशंस इन रैपियर पिकिंग, सिंगल रैपियर और डबल रैपियर। अच्छा, अब रैपियर के अंदर दो तरह के मैकेनिज्म है, एक सिंगल रैपियर होता है, एक डबल रैपियर होता है। जो सिंगल रैपियर होता है वो क्या करता है, सिंगल रैपियर एट हेड ग्रिप्स द वेफ्ट एंड कैरीज इट अक्रॉस द शेड टू रिसीविंग एंड। द रैपियर हैज टू रिटर्न एम्प्टी टू इंसर्ट अ न्यू वेफ्ट। अच्छा, सिंगल में क्या होता है, उस रैपियर ने हमारे यार्न को ग्रिप किया, ग्रिप करके उसको पूरी विड्थ के थ्रू उसको क्या करा, इंसर्ट करा। इंसर्ट कराने के बाद वो खाली वापस आएगा, फिर दोबारा ग्रिप करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर खाली वापस आएगा। तो ये काम है सिंगल रिपेयर का। डबल रिपेयर क्या है, डबल रिपेयर में हमारे दो रिपेयर होते हैं मशीन के दोनों एंड पे। एक को हम गिवर कहते हैं, एक को हम टेकर कहते हैं। तो ये क्या होता है, गिवर क्या करता है, यहाँ से यार्न लेगा, बीच में जाएगा, और दूसरा वाला जो टेकर है वो दूसरे एंड से मिडिल में आएगा। अब ये यार्न को पिक करेगा, गिवर टेकर को देगा, ये टेकर वापस लेके चले जाएगा। तो ये दो रिपेयर्स होते हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। एक एंड पे होता है, एक दूसरे एंड पे होता है। पहले एंड से गिवर लेके निकलता है, दूसरे एंड पे टेकर उसे पिक करके वापस अपने एंड पे चले आता है, और इस तरीके से वेफ्ट की जो इंसर्शन है वो प्लेस होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, द डबल रैपियर पिकिंग यूजेस टू रैपियर्स। तो जो हमने डिस्कस किया, टू रैपियर्स होते हैं। वन रैपियर गिवर, एक को हम गिवर कहते हैं, टेक्स यार्न टू द सेंटर ऑफ द मशीन, जो कि यार्न को लेता है और सेंटर तक चले जाता है, एंड ट्रांसफर इट टू द अदर रैपियर। सेंटर में दूसरे एंड से एक और रैपियर आता है जो जिसे हम टेकर कहते हैं, वो उसे रिसीव करता है, विच ब्रिंग्स द वेव्स टू द अदर साइड। तो वो उससे लेके अपने एंड पे वापस चले आता है, और हमारा जो इंसर्शन वाला प्रोसेस है वो पूरा होता है। उसके बाद हमारा एक वाटर जेट पिकिंग होती है। वाटर जेट पिकिंग इन्वॉल्व्स द इंसर्शन ऑफ वेफ्ट यार्न बाय हाईली प्रेशराइज्ड वाटर। अब जो काम शटल करता आ रहा था, या रिपेयर करता आ रहा था, या प्रोजेक्टाइल करता आ रहा था, अब वो काम प्रेशराइज्ड वाटर करता है कि हम यार्न को प्रेशर मारते हैं, नोजल्स लगे हुए होते हैं, पूरे पूरे जो टनल है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा नोजल्स लगे होते हैं। हम स्टार्टिंग से उसे प्रेशर मारना शुरू करते हैं वाटर का, और जो हमारा यार्न है वो मूव होता रहता है। द सिस्टम इज मोस्टली प्रेफर्ड फॉर सिंथेटिक फाइबर्स। अच्छा, ये वाला जो सिस्टम है वाटर जेट, ये बेसिकली हम प्रेफर करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स को, क्योंकि कॉटन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पानी के अंदर ये सॉइल हो जाता है, तो इस वजह से हम कॉटन को इसमें प्रेफर नहीं करते। मोस्टली सिंथेटिक फाइबर्स को हम इसमें प्रेफर करते हैं। और इसके बाद है हमारी एयर जेट पिकिंग। मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारी टेक्निक है वो एयर जेट पिकिंग है। मोस्टली यूज़ हो रही है, प्रोडक्शन इसकी बहुत हाई होती है। अब जो काम वाटर कर रहा था, यहाँ पे एयर के नोजल्स लगे हुए होते हैं, वो एयर के प्रेशर के थ्रू हमारा जो वेफ्ट है वो इंसर्ट हो रहा होता है। In air jet picking system, the waft is inserted under the shed by the use of compressed air. तो हमारी compressed air के थ्रू उसमें insertion हो रही होती है। The waft is then passed through the main nozzle which provide the initial acceleration to the yarn. अब शुरू के अंदर हमारा मेन नोजल है, अब वो क्या करता है, वो एकदम से प्रेशर मारता है और हमारा यार्न मूव करता है, और उसको
सपोर्ट करने के लिए बीच में ऑक्सिलरी नोजस लगे होते हैं, जो कि क्या थोड़े थोड़े डिस्टेंस से लगे होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो उसको असेस करें, वो जो उसने एक्सेलरेशन दी है वो बीच बीच में उसको प्रेशर देके उसकी स्पीड को मजीद इंक्रीज करें। द मैकेनिज्म हैज़ एन एक्सट्रीमली हाई वेफ्ट इंसर्शन रेट, इसका बहुत ज़बरदस्त वेफ्ट इंसर्शन रेट होता है और इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स। अब हम बात करेंगे वीव डिज़ाइन की, कि वीव डिज़ाइन हमारा क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको बात की थी कि अगर मेरा प्लेन डिज़ाइन है 1 बाय 1, तो उसमें हमने 2 फ्रेम लगाए हुए हैं, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, 1 बाय 1 की वीव बन जाएगी। इसी तरीके से हमारी 12 वीव होती है, साटिन और सटीन, ये बेसिकली बेसिक वीव्स हैं। और कॉम्प्लेक्स हमारी वीव्स भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज हमारी वीव्स हैं वो यही हैं। द वूवन फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट, हम ऑलरेडी कई दफ़ा ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि वार्प और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट की वजह से हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस हो रहा होता है। एंड दिस इंटरलेसमेंट पैटर्न इज कॉल्ड वीव डिज़ाइन। अब जो इंटरलेसमेंट हो रही है उसके पैटर्न को हम क्या कहते हैं, वीव डिज़ाइन कहते हैं। द 3 बेसिक वीव डिज़ाइंस आर, ये बेसिक वीव डिज़ाइंस हैं। एक तो हमारी प्लेन वीव हो गई 1 बाय 1 की, जो एक 1 अप 1 डाउन 2 शेड्स लगे हुए होते हैं हमारे। उसके बाद 12 होती है, और एक हमारी साटन या सटीन जिसे हम कहते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं प्लेन वीव से। द सिंपलेस्ट इंटरलेसमेंट पैटर्न ऑफ वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स इज ओवर 1 एंड अंडर 1, मतलब 1 बाय 1, एक वार्प एक वेफ्ट, एक वार्प एक वेफ्ट, तो प्लेन वीव है बिल्कुल। The weave design resulting from this interlacement pattern is termed as plain or 1 by 1 weave. The इसको हम प्लेन वीव कहते हैं या 1 बाय 1 वीव कहते हैं। द प्लेन वीव इज प्रोड्यूसिंग यूज ओनली 2 हील्ड फ्रेम्स, जो हील्ड फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ या शेड की बात कर रहा हूँ, तो जो प्लेन वीव है ये 2 फ्रेम्स के साथ भी प्रोड्यूस हो जाती है, कि 2 फ्रेम है, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, अगली साइकिल में जो नीचे गया है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर गया था वो नीचे आएगा। तो अब ये आप देख भी सकते हो कि जो हमारा वाइट वाला है मैं इसे वार्प कह रहा हूँ, और जो मेरा स्लाइटली ब्लूइश है, स्काई ब्लू लाइट स्लाइटली बिल्कुल है, ये मेरा वेफ्ट है। अब आप देखो, ये अगर मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करूँ, लेफ़्ट टॉप से, तो एक मेरा टॉप पे है वार्प, सही है, और अगला मेरा वार्प जो है वो बॉटम पे है। फिर आप राइट की तरफ, मैं टॉप से राइट पे मूव कर रहा हूँ, फिर अप आ गया, फिर डाउन आ गया, फिर अप आ गया, फिर डाउन आ गया, फिर अप आ गया, फिर डाउन आ गया। इसी तरीके फ्रेम्स ऊपर नीचे हो रहा हूँ और ये इंटरलेसमेंट हो रही है। इंटरलेसमेंट होने के बाद जो मेरा प्लेन वीव या प्लेन फैब्रिक होता है वो इस तरीके की इंटरलेसमेंट से प्रोड्यूस हो रहा होता है। उसके बाद मैं बात करूँगा 12 वीव की। द वीव इज करेक्टराइज्ड बाय डायगोनल रिब्स अक्रॉस द फैब्रिक। तो बेसिकली इसमें हमारी डायगोनल रिब्स बन रही होती हैं। नॉर्मली अगर आप अपनी डेनिम को देखोगे तो आप अगर गौर करोगे तो आपको इस तरीके की डायगोनल रिब्स नज़र आएंगी, या अगर आप अपनी जो आप कॉटन की पैंट्स पहन रहे होते हो नॉर्मली वो 12 वीव की होती हैं, तो आप कभी उनको गौर से देखोगे, ज़रूरी नहीं है हो लेकिन ज़्यादातर होती हैं, तो जब आप उन्हें गौर से देखोगे तो आपको ये डायगोनल रिब्स नज़र आ रही होंगी। जब आप डायगोनल रिब्स आपको इस तरीके से नज़र आए तो वो मोस्टली आपकी 12 वीव होती है। तो it is produced in a stepwise progression of the warp yarn interlacing pattern, normally 2 up और 2 by 1 और 3 by 1। तो नॉर्मली जो 12 वेव होती है वो 2 by 1 होती है और 3 by 1 होती है। 2 by 1 का क्या मतलब है कि मेरे 2 हिडल फ्रेम ऊपर जाएंगे, एक नीचे जाएगा, फिर वेफ्ट इंसर्ट होगा, फिर इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा, और जो मेरी वीव बनेगी उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको डायगनली नज़र आएगा। अब 2 सब कैटेगरीज बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ ट्विल लाइन जेड एंड एस ट्विल। अच्छा, नॉर्मली ये ट्विल लाइन कराती है, कभी आप देखोगे तो एस बन रहा होगा, कभी आप देखोगे जेड बन रहा होगा। जैसे मैं अगर ये ब्लू वाली में देखूं तो ब्लू वाली की जो लाइन है
ये Z की तरह है। अगर मैं Z बनाऊं तो Z वाले पैटर्न में लाइन आ रही है, तो इस जो Z वाली पैटर्न में लाइन आती है मैं इसे Z टेल कहता हूं। और ये जो वाइट वाली लाइन है ये भी मेरे Z पैटर्न में। अगर ये इसकी डायरेक्शन दूसरी होती, यानी कि ये डायगोनल मेरा राइट से शुरू होता और ये लेफ्ट की तरफ जा रहा होता, तो ये मेरा सॉरी 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 मैंने आपको उल्टा बोल दिया। ये जो मेरी लाइंस हैं ये मेरी S12 हैं, ये S की डायरेक्शन में। अगर इनकी डायरेक्शन दूसरी होती तो वो Z की तरफ जा रही होती, मेरी Z12 बनती। इसी तरह मेरी एक और बेसिक सी वीव है, जिसे मैं साटन कहता हूँ या सटीन कहता हूँ। द साटिन एंड सटीन वीव इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्गर फ्लोर्स ऑफ वन यार्न ओवर सेवरल अदर्स। अच्छा, ये जो मेरी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के फैब्रिक्स होते हैं वो साटन के फैब्रिक होते हैं। इसको भी अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे डायगोनल्स नज़र आ रहे होते हैं। इसकी जो वीव होती है नॉर्मली 4x1 की वीव होती है। द साटन वीव इज वार्प फेस वाइल सटीन इज वेब फेस वीव। जो मैं साटन जिसे कहता हूँ वो वार्प फेस होती है, और जिसे मैं सटीन कहता हूँ वो वेब फेस होती है। मतलब अगर मैं साटन की बात करूँ तो 4x1, यानी कि 4 फ्रेम ऊपर है, एक फ्रेम नीचे है, तो जो मेरा फेस बन रहा है ना, जो मेरे ऊपर 4 यान आ रहे हैं वार्प के, तो वो वार्प फेस कहला रही है। इसी तरह सटीन मेरी 1/4 है, यानी कि ऊपर मेरा एक वार्प है और नीचे 4 जा रहे हैं, तो उसमें मेरी इंसर्ट हो रही है। तो ये वाला जो फेस होता है ये मैं सटीन को मैं वेब फेस कहता हूँ। द फैब्रिक प्रोड्यूसेस इन साटिन वीव आर मोर लस्ट्रस एज कम्पेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग वीव्स। अच्छा, बहुत ज़्यादा फाइन जो फैब्रिक्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, हम इस वीव के थ्रू कर रहे होते हैं, और जो हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस हो रहा है वो लस्ट्रस इफेक्ट दे रहा होता है इस वीव के साथ। तो यहाँ तक आई होप मैंने बहुत क्लियरली चीज़ों को अंडरस्टैंड कराया है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली आप इसको रीड तो नहीं, आप इसको देखें, इसको सुनें, इसको समझें, बार बार देखें। अपने क्वेश्चंस जो हैं आप अपने नोट करें, आपकी जो क्यूरीज हैं वो नोट करें, और जब मैं लाइव सेशन में आऊँगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इसको देख चुके हो और इससे रिलेटेड जो भी क्यूरीज हैं आप वो नोट कर चुके हो और मुझसे वो आप सारी चीज़ें पूछोगे।